53 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ पब्लिक मनी ये इन्होंने लगाया है अपने शीश महल में, यानी केवल सज्जा धज्जा में, केवल सज्जा धज्जा में। मैं आपको बताती हूँ, इंटीरियर डेकोरेशन, एक पर्दा 8 लाख रुपए का, 6 करोड़ का मार्बल। मतलब इतना महंगा हो भी सकता है, किसी को यकीन नहीं हो। 2013 में जल बोर्ड प्रॉफिट में हुआ करता था, एक दशक में 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। क्या बात है, 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में एक है। दशक में, एक दशक में 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट डेफिसिट में है। अच्छा। हाँ। और इसके कारण इन्होंने इस बजट में प्रोविजंस नहीं रखे थे, प्रावधान नहीं रखे थे अस्पतालों की मरम्मत के, कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस की मरम्मत के लिए, यहाँ तक कि नालों की डिसिल्टिंग नहीं करवाई गई क्योंकि बजट में प्रावधान नहीं रखा गया। और उसका असर क्या पड़ा, आप सबको याद होगा, राजेंद्र नगर के वो तो 3 IAS एस्पिरेंट्स, जलमग्न हो गया पूरा का पूरा राजेंद्र नगर, और उन तीनों IAS एस्पिरेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। मोहल्ला क्लिनिक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब कोविड में लोगों को थी, ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिक्स ठप पड़े थे। मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में CAG की रिपोर्ट ये कहती है कि वहाँ पर फर्जी डॉक्टर्स हैं। जब आप जाते हैं तो डॉक्टर नहीं आपको देखता, कंपाउंडर या जो कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो पर्ची लिख के दे देता है। केजरीवाल जी घर पर मौजूद थे शायद जब उन्हीं के सचिव ने उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा की सांसद के साथ अभद्रता करी, मारपीट करी, स्वाति मालीवाल जी। और वो रजस्वला थी उस वक्त, वो कहती रही अभियुक्त को कि मेरे पेट पे मत मारिए, मैं रजस्वला हूँ, लेकिन वो अभियुक्त नहीं रुका। केजरीवाल जी ने क्या किया, उसी अभियुक्त को संरक्षित करा और बाद में उसको पंजाब का मुख्य सलाहकार बना दिया। क्या बात है, यहाँ से वहाँ भेज दिया कि एक दशक तक यहाँ पर इन्होंने सत्ता भोगी है, सत्ता का सुख भोगा है, बिल्कुल, परंतु सत्ता के साथ जो दायित्व आता है वो नहीं उठा। सभी को नमस्कार, मैं विनय सहस्रबुद्धे। अपनी दिल्ली अपनी बात इस पॉडकास्ट मालिका में आज फिर एक बार आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वोटर एजुकेशन का एक छोटा सा ये प्रयास है, और उसमें आज हमारे साथ बात करने के लिए आई है बांसुरी जी स्वराज। बांसुरी जी एक दृष्टि से, मतलब बतौर दिल्ली के सांसद, दिल्ली की वोटरों का प्रतिनिधित्व तो करती है, मगर दिल्ली की जो जेन नेक्स्ट है उनका भी प्रतिनिधित्व करती है। मेरे ख्याल से सबसे युवा सांसद है दिल्ली के सांसदों में से, और सबसे महत्वपूर्ण कि युवाओं के साथ साथ वो महिलाओं की भी प्रतिनिधि है, दिल्ली की जनता की प्रतिनिधि है, और दिल्ली की जनता में अपने आप एक स्थान जिन्होंने बनाया है विगत कुछ महीनों से सांसद बनने के बाद। मैं मानता हूं कि उस लिहाज से भी बांसुरी जी से बात करना बड़ा लाभकारी है, एजुकेटिव है। बांसुरी जी एक बताइए, जब ये 2010, 11, 12, 13 में यहाँ पर दिल्ली में बड़ी उथल पुथल थी और लोग ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मंच बना, हमारे अन्ना हजारे जी और बहुत सारे लोग आए, और उसी दरमियान ये जैसे एक धूमकेतु होता है वैसे श्रीमान केजरीवाल जी का भी उदय हुआ। उस समय आप शायद महाविद्यालय में पढ़ती होगी, यू मस्ट बी ए कॉलेज स्टूडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो यू मस्ट हैव काइंड ऑफ हैड सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिशियन काइंड ऑफ, एज व्हाट मिस्टर केजरीवाल यूज्ड टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज वेल। तो लोगों को लगा कि एक बड़ा अलग तरीके की राजनीति करने वाला एक व्यक्ति आया है, नेता बना है, और उसके साथ दिल्ली की जनता जुड़ गई पहले बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और अब ये चौथी बार दिल्ली की जनता के सामने झोली फैला के आ रहे हैं। हाउ डू यू लुक एट द जर्नी ऑफ आम आदमी पार्टी? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके सभी व्यूअर्स को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि दिल्ली मेरी मातृभूमि भी है और मेरी कर्मभूमि भी है। सही बात है। यू I'm आर a ए ट्रू Delhiite. डेलाइट। आई एम अ ट्रू डेलीआइट, बॉर्न रेज्ड एजुकेटेड हियर। मेरी स्कूलिंग भी यहीं से है और जैसे मैंने कहा मैं वकालत भी यहीं पर कर रही हूँ, तो ये मेरी कर्मभूमि भी और मेरी मातृभूमि भी है। आपने जब केजरीवाल जी की बात करी तो मुझे वो दौर याद है जब केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अंग थे और अन्ना हजारे जी ने आवाज़ उठाई थी, और तब माननीय शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, और मुझे लगता है तरह तरह के भ्रष्टाचारों के आरोप उन पर लग रहे थे। सही। और ये पूरी की पूरी मूवमेंट एक विकल्प के रूप में उभरने का आई। प्रयास कर सही, रही थी। सही, सही। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे करे थे, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि 1 दशक तक यहाँ पर इन्होंने सत्ता भोगी है, सत्ता का सुख भोगा है, बिल्कुल परंतु सत्ता के साथ जो दायित्व आता है वो नहीं उठा है। बिल्कुल। और वो जग जाहिर हो जाता है कि जो जो चीजें माननीय केजरीवाल जी ने कही उन सब पर यू टर्न करा है, एक एक बात पे इन्होंने यू टर्न करा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो छोटी बातें थी, जैसे इन्होंने कहा था कि वैगन-आर में चलूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी आवास में नहीं रहूंगा, उनको छोड़कर जब इन्होंने सरकारी गाड़ी ली, सरकारी आवास में शिफ्ट करा, उन सब लोगों को शीश महल में रहे। शीश महल बाद में आया, लेकिन शुरू में जो इन्होंने बात करी उस सब को लोगों ने नजरअंदाज करा, कोई बात नहीं। जी। लेकिन जब जिस तर्ज पर ये आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाने के बहुत बड़े एक विकल्प के रूप में उभरना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप आज इनका रिपोर्ट कार्ड देखें तो मुझे लगता है कि 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार केवल और केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये मैं राजनैतिक तौर पे नहीं कह रही हूँ। आपने शीश महल की बात करी, चलिए वही देख लेते हैं। 53 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ पब्लिक मनी ये इन्होंने लगाया है अपने शीश महल में, यानी केवल सज्जा धज्जा में, केवल सज्जा धज्जा में। मैं आपको बताती हूँ, इंटीरियर डेकोरेशन, एक पर्दा 8 लाख रुपए का, माय गुडनेस, 6 करोड़ का मार्बल। मतलब इतना महंगा हो भी सकता है, किसी को यकीन नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, इट कम्स अंडर द गवर्नमेंट, इट ऑलमोस्ट बिकम्स ऑस्टेंटेशियस एंड ऑप्युलेंट। मतलब सुविधाएं हो वो समझ में आता है, लेकिन वो सुविधाएं हमारे यहाँ कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। सही भाई, ये तो अति है। और क्योंकि ये इनका खुद का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये करा कब, ये कोविड के दौरान करा गया। कोविड का वो कार्यकाल जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है ह्यूमन हिस्ट्री में डार्केस्ट चैप्टर माना जाए, चुनौती भरा काल था। बिल्कुल। और दिल्ली आप जानते ही कि तब दवाइयों के लिए तरस रही थी, अस्पतालों के लिए तरस रही नहीं, थी। केवल इतना ही नहीं है, मैं जोड़ दूं कि मैं भी ICCR के कारण सरकार का एक अंग था, तो हम सबको निर्देश थे कि पैसा बचाओ, बिल्कुल, पैसा ज़्यादा खर्चा न करो। राज्य सरकारों को भी यही निर्देश थे, और उस स्थिति में उन्होंने इतना बेतहाशा खर्चा किया जो आप कह रही है, मुझे ध्यान आ रहा है। इसमें विनय जी ये देखने वाली बात है, आपको याद होगा खड़े होकर केजरीवाल जी गिनवाते थे कि शीला जी के बंगले में कितने AC लगे हैं। क्या बात है। हाँ, जब ये प्रचार कर रहे थे, अच्छा, दिल्ली में जब ये प्रचार कर रहे थे, मुझे अब तक याद है इन्होंने खड़े होके गिनवाए थे कि अरे शीला दीक्षित जी के बंगले में इतने सारे AC लगे हैं। उनके खड़े होके बिजली के बिल दिखवाते थे। मुझे याद है खंबे पे चढ़ के इन्होंने बिजली की तारें काटी थी। सो वो व्यक्ति जो खुद प्रचार में, केजरीवाल जी खड़े होके प्रचार में बोला करते थे कि गिनवाते थे जनता के बीच में खड़े होके कि शीला दीक्षित जी के घर में कितने AC हैं, और ये बोलते थे कि भाई उनका बिजली का बिल दिखाते थे, या खुद खंबे पर चढ़ के बिजली की तारें काटते थे। वो व्यक्ति जब पब्लिक का पैसा लगा के 8 लाख के पर्दे, एक पर्दा 8-8 लाख का लगाता है, 6 करोड़ का मार्बल लगाता है, अनइमेजिनेबल। वो अनइमेजिनेबल। अगर आपका खुद का पैसा हो, आप प्राइवेट आवास पे लगा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टर इफ यू पेड योर टैक्सेस ऑन इट। लेकिन ये पब्लिक का पैसा है, ये आपका पैसा नहीं है, इसे आपने केवल अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करा है, मिसयूज करा है। अगर इनका दूसरा रिपोर्ट कार्ड देखें, आप कोई भी इनका मंत्रालय या ऐसा विभाग देख लीजिए जहां पर इन्होंने हाथ लगाया हो, एक में घोटाला है। 2013 में जल बोर्ड की बात करते हैं,
2013 में जल बोर्ड प्रॉफिट में हुआ करता था। एक दशक में 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। क्या बात है, 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में एक है दशक में। एक दशक में। हम बाकी मैं पहले घोटालों की बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ एक और चौंकाने वाला आंकड़ा एक दशक का इनका बताती हूँ। आप ये देख लीजिए, क्लासरूम घोटाला, फर्जी दवाइयों का घोटाला, जी, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट का घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला। ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जो इनके अधिकार क्षेत्र में था जहाँ पे घोटाला ना हो। मैंने जो आपको कहा था कि मैं दूसरा आंकड़ा आपको बताती हूँ। 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट डेफिसिट में है। अच्छा, हाँ, और इसको मैं आपको बताती हूँ, मुझे याद है, वो दिन मैं भूलती नहीं हूँ। केजरीवाल जी ने जीतने के बाद विधानसभा के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने खड़े होकर बोला था, हम हैं दिल्ली के मालिक। अच्छा, इतनी उद्दंडता से उन्होंने कहा था, हम हैं दिल्ली के मालिक। उन्होंने ये भी कहा था, बड़े बड़े दावे करे थे कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। जी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट आई है, इन्हीं के दिल्ली के फाइनेंस जी, डिपार्टमेंट जी, की जी, रिपोर्ट जी, है। अक्टूबर 2024 में ये रिपोर्ट आई है जो कहती है कि दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ रुपीस के डेफिसिट में है 31 साल में पहली बार। और इसके कारण इन्होंने इस बजट में प्रोविजंस नहीं रखे थे, प्रावधान नहीं रखे थे अस्पतालों की मरम्मत के, कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस की मरम्मत के लिए, यहाँ तक कि नालों की डिसिल्टिंग नहीं करवाई गई क्योंकि बजट में प्रावधान नहीं रखा गया। और उसका असर क्या पड़ा, आप सबको याद होगा, राजेंद्र नगर के वो तो 3 जी, IAS जी, जी, एस्पिरेंट्स, जी, जी, जलमग्न हो गया सही बात पूरा है, का सही पूरा बात है, राजेंद्र नगर, और उन तीनों IAS एस्पिरेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल, स्थानीय निवासी दुर्गेश पाठक जी, जो वहाँ के स्थानीय MLA हैं, उनके यहाँ गुहार लगाते रहे कि नालों की आप सफाई करवा दीजिए, लेकिन क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई इसीलिए जल भराव हुआ। जलमग्न होने के कारण बेसमेंट में पानी गया और वो तीनों बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जलमग्न होने के कारण 62 लोगों ने दिल्ली में अपनी जान गंवाई है। कुल मिलाकर 62 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर आप मुझसे पूछें एज अ दिल्लीइट कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर और आज एक दशक के बाद मैं कैसा हाउ डू आई सी इट, आई एम डिसहार्टन्ड एंड आई एम डिसइल्यूजन्ड। नो, वन कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, क्योंकि एक दुर्दशा का दशक मैं मानता हूं कि दिल्ली वासियों के भाग में आ गया। उनके अपने मतलब जनादेश उन्होंने बड़े भोले भाव से दे दिया, मगर जो मिला उनको वो एक दुर्दशा का दशक है। इसमें एक चर्चा होती रही है जिसका जिक्र आपने किया कि ये जो शराब घोटाला, जी तो ये इतना बड़ा घोटाला है, सामान्य व्यक्ति के आकलन में आना भी थोड़ा सा मुश्किल ही है, जिसके कारण इनको जेल की यात्रा भी और मतलब उनको सहन करनी पड़ी, उनके बाकी सहयोगी भी जेल में गए। ये कुल मिलाकर शराब का घोटाला इन्होंने कैसे किया, इसका क्या तरीका है, ये जरा बताइए ना हमको। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि ये जो भी तथ्य आपके सामने रख रही हैं ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। अच्छा, मैं आपके सामने जो भी तथ्य कह रही हूँ वो इस देश न्यायालय का की है। न्यायालय, और एक मैं आपको बता रही हूँ, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी इनके बेल ऑर्डर्स हैं उसमें जो तथ्य रखे गए बिल्कुल, हैं बिल्कुल। उनके ऊपर आपको कह दिस रही इज हूँ। द बेनिफिट ऑफ हैविंग एन एडवोकेट, अ प्लीडर, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हियर। Thank you. But what I'm saying is that first of all, the courts of India have found prima facie existence of a case. और इसलिए जांच हो रही है। जी। और मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट के ही उस बेल ऑर्डर से बता देती हूँ कि पूरा का पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि इन्होंने एक लिकर पॉलिसी बनाई और उस लिकर पॉलिसी को केजरीवाल जी के वरदस्त से उसको अप्रूव करा गया। माननीय मुख्यमंत्री थे वो उस वक्त, और इन्होंने पूरा का पूरा शराब घोटाला वो पॉलिसी ऐसे बनाई कि इन्हीं के गिने चुने कुछ साउथ के जो लिकर लॉबी के बैरन्स हैं उन्हीं को बेनिफिट हो।
और इन्होंने क्या किया, वो जितना का सारा किकबैक लिया है, सारा का सारा पैसा लिया जी, है, जी। वो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करा। जी, जी। 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स हम्म। आम आदमी पार्टी ने लिए हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जी, है। ये और बड़ा नोट करने लायक है कि बिल्कुल, दिस इज और द हाई कोर्ट से, this is the नॉट high court बीजेपी saying. से, No, not at all. नॉट बासुरी जी से। Not at all. I am not saying this at all. What I am saying before you is based on a judicial observation. जी। और judicial observation ये है, allegation ये है that this entire money was used in the Goa elections. अच्छा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये भी सब कोविड के वक्त हो रहा था। कोविड के वक्त इन्होंने अपना शीश महल बना लिया। कोविड के वक्त इन्होंने पूरी की पूरी दिल्ली को मधुशाला बना दिया। कौन सी सरकार ये कहती है कि एक पौए के साथ एक पौआ मुफ्त मिलेगा आपको? क्या इनकी ये योजना है? इनकी ये योजना थी, और मैं आपको बताती हूँ इसका सबसे ये ज्यादा, सुनकर भी बड़ी हैरानी होने वाली बात। सबसे ज्यादा इसका बुरा असर केवल लोगों की सेहत पे नहीं पड़ा, लोगों के परिवारों पे पड़ा। जी, स्वाभाविक है। मतलब आप जानते हैं, महिलाओं ने और आरडब्ल्यूए ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर आके प्रोटेस्ट करना पड़ा। इन्होंने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे ठेके खोल दिए थे। जी, जी। स्कूलों के पास भी मैंने तो बिल्कुल सुना। बिल्कुल। विद्यालय का तो करा था वादा, लेकिन मदिरालय बना दिए। मतलब बासुरी जी, ये तो ऐसी बात हो गई ना, मतलब महात्मा गांधी जी के आंदोलन से जुड़े कई लोग इनके इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी सहभागी थे, और उनको लगा था कि ये शायद गांधी जी के विचारों के आलोक में कुछ यात्रा करेंगे, कुछ दो कदम उठाएंगे। और इन्होंने जो किया वो तो शराबबंदी तो छोड़ो, शराब का बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में प्रचार करने का अभियान किया, प्रचार जैसा कि करने मैं सुन रहा हूँ और आपसे। मैं आपको बताती हूँ, अन्ना हजारे के अनुयायी जी, बताया करते जी, थे, जी, जी, अन्ना जी। हजारे ने तो बिल्कुल। वो तो शराब का विरोध करते बिल्कुल, हैं, पूरी यहाँ तक तरीके कि से। उन्होंने तो एक पिटिशन ये भी फाइल करी थी सही। कि आप अन्न से सही, अल्कोहल बनाना बंद करिए। सही बात है। उन्होंने तो यहाँ तक इसकी भी मुहिम चलाई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शराब घोटाले का पैसा अपने चुनाव प्रचार के लिए गोवा में और अन्य राज्यों में उपयोग में लाना, ये सबसे अहम भ्रष्टाचार के बारे में इनके ऊपर जो आरोप है, जो न्यायालय में एक दृष्टि से नोटेड है, और जिसी की केस इनके ऊपर चल रही है, जिसके कारण इनको मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालना अभी संभव नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जी, है, इनकी जी। बेल कंडीशंस ये जी, हैं कि जी। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के तौर पर फाइलें नहीं साइन कर पाएंगे, कार्यालय नहीं जा पाएंगे। इन पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जी, गई जी। हैं। तो इन्होंने त्याग का एक मतलब आवरण ले लिया और कह दिया कि मैं तो अभी आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। मैं उस मुद्दे पर आता हूँ, मगर उसके पहले चूंकि हम भ्रष्टाचार के प्रकरण पर हैं और इसके कई सब चैप्टर्स भी है एक दृष्टि से, तो ये जो सीएजी के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और कई रिपोर्ट इन्होंने न सदन के सामने रखे, न उसकी कहीं चर्चा, और ये पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऐसे बड़े बड़े संज्ञाओं का उपयोग करते हैं, तो ये क्या रिपोर्ट को छिपाने का क्या कारण है? मुझे लगता है हमारे यहाँ कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। सही। शायद इनको पता है, इसीलिए सदन के पटल पर रखते नहीं हैं। 17 सीएजी की रिपोर्ट्स हैं जिनको इन्होंने सदन के पटल पे रखा नहीं है। यहाँ तो हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ गई है, हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर करा है कि इनको एक एक रिपोर्ट को रखना पड़ेगा। मुझे याद है जो पिछली सीएजी की रिपोर्ट आई थी, उसने मोहल्ला क्लिनिक्स का सच उजागर करा था, जिसने ये कहा था कि 18,000 से ज़्यादा गोस्ट पेशेंट्स बनाए गए हैं। इन्होंने क्या किया, फॉल्स नंबर्स, जैसे आप 10 बार 9 लिख दीजिए, 99999 या 0000 करके, ऐसे फॉल्स नंबर्स पे पेशेंट्स रजिस्टर करे गए। और मतलब पूरा फर्जीवाड़ा। पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा। ये दोबारा मैं आपको कह रही हूँ, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। तो जब सीएजी की रिपोर्ट ऐसे ऐसे तथ्य इनके सामने लेकर आती है, गोस्ट पेशेंट्स के बारे में बताती है, मोहल्ला क्लिनिक्स के सच उजागर करती है, इनका सो कॉल्ड वर्ल्ड हेल्थ मॉडल का सच उजागर करती है, तो ऑफ कोर्स ये अनकंफर्टेबल होते हैं। शायद इसीलिए सीएजी की रिपोर्ट्स को सदन के पटल पे रखने में बहुत ज़्यादा विलंब करते हैं। जी, जी। तो मतलब एक दृष्टि से मैं कहूँगा कि एक कुशासन के दशावतार
क्योंकि हर क्षेत्र में उनका कुशासन नज़र आ रहा है जो हमने देखा। मगर इसी के चलते मुझे एक और जिज्ञासा है, आपने अभी मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया, तो बतौर सांसद आपके संसदीय क्षेत्र में भी कुछ मोहल्ला क्लिनिक होंगे, आपने देखे भी होंगे, क्या हालात है उनकी, ज़रा बयां करिए ना यहाँ पर। मोहल्ला क्लिनिक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब कोविड में लोगों को थी, ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिक्स ठप पड़े थे। मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि वहाँ पर फर्जी डॉक्टर्स हैं। जब आप जाते हैं तो डॉक्टर नहीं आपको देखता, कंपाउंडर या जो कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो पर्ची लिख के दे देता है। वहाँ पर घटिया गुणवत्ता की दवाइयाँ मिल रही हैं। और मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में आपको मैं बता दूं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन वहाँ पर मोटे मोटे ताले लगते हैं। और बहुत उन्होंने टाइमिंग्स रख दिए हैं, जैसे सुबह 8 बजे से 2 बजे का। तो इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति 2 बजे के बाद बीमार पड़ने की गलती ना करे। कृपया संडे को बीमार मत पड़िएगा, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक संडे को बंद होता है। और एक आप क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार मोहल्ला क्लिनिक्स का बहाना यूज़ करती है। देश में जो सबसे बड़ी, या मैं कहूँगी विश्व में सबसे बड़ी जो हेल्थ जन कल्याणकारी योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाई है, आयुष्मान, और वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ। उसको दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे ये लोग, क्योंकि कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, और कभी संजीवनी का बहाना कहते हैं। तो मैं 1 मिनट लूंगी आपका। नहीं, आप 2-3 मिनट ले लीजिए, क्योंकि इसके पीछे मेरा अंदाजा ये है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कोई कमीशन खोरी नहीं, बिल्कुल नहीं, और इसमें उनको कमीशन ही कमीशन है। नहीं, इसमें एक तो योजना ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता, सबसे पहले तो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि भाई वो तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। बैंडेड से कभी फ्रैक्चर ठीक हुआ है क्या? सही बात है। आप ये कह रहे हैं कि आप मोहल्ला क्लिनिक के पास चले जाइए, आपको वॉकर मिल जाएगा, वॉकर से क्या आप हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कर देंगे? आयुष्मान भारत PMJ के तहत आपको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सालाना मिलता है। और इसके साथ साथ 29 अक्टूबर 2024 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, 70 बरस से बड़े, उन सबको, वो विनय जी चाहे किसी भी आर्थिक या किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि में आते हो, यानी वो सेवा बस्ती में रहते हो, या यू मे बी लिविंग इन अ सेवा बस्ती और यू मे बी लिविंग इन अ बंगलो, इफ यू आर अबव द एज ऑफ 70 आप आयुष्मान भारत में लाभार्थी बनते हैं। और वो 5 लाख रुपया आपको जो लाभार्थी परिवार को मिलता है आयुष्मान भारत, उसमें टॉप अप होता है। तो उसका मैं पूछना चाहती हूँ कि द्वेष की राजनीति चलते आम आदमी पार्टी क्यों आयुष्मान भारत PMJ को दिल्ली में लागू नहीं होने देती? आप गौर करिए, इन्होंने संजीवनी योजना की घोषणा करी, अरे इन्हीं की सरकार के ऑफिसर्स ने बड़ी बड़ी नोटिफिकेशंस पब्लिश करी हैं कि संजीवनी योजना नाम की कोई योजना है ही नहीं। बिल्कुल, ये रजिस्ट्रेशन किस बात की कर रहे हैं? और जब भी कोई सरकारी योजना होती है तो विनय जी कोई एक पोर्टल बनता है, कोई ऑफिसर्स आएंगे, वो कैंप लगाएंगे, किसी राजनीतिक दल के लोग अनधिकृत तौर पर जाके रजिस्ट्रेशन का बहाना लेकर आप लोगों का पर्सनल डेटा ले रहे हैं। कृपया सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये डेटा हो सकता है कि किसी भी प्रकार के लिए भी उपयोग में लाया जा दुरुपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, ये वोटरों के एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। आप थोड़ा और 1 मिनट लेकर इसको विस्तार से बताइए। और मैं एक खुशखबरी आपके मंच से देना चाहूंगी, और वो ये है कि PM अभीम यानी आयुष्मान भारत अपने आप में एक बहुत ज़्यादा व्यापक योजना है। एक तो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें जैसे मैंने कहा 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है सालाना। दूसरी तरफ है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, PM अभीम, ये भी आयुष्मान भारत का पार्ट है। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का। आयुष्मान भारत चाहे वो PMJ हो चाहे अभीम हो, आउट ऑफ 36 आज 33 स्टेट्स में लागू है। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये वो स्टेट्स है जहां पर भाजपा शासित स्टेट्स नहीं है, फिर भी उन्होंने लिया है। बिल्कुल, फिर भी उन्होंने आयुष्मान भारत PMJ को लागू करा है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने नहीं लागू करा। पर PM अभीम के बारे में मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ। जब
केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वेष की राजनीति करती है, तब दिल्ली हाईकोर्ट को लोगों का हितचिंतक की भूमिका निभानी पड़ती है। 24 दिसंबर 2024 को एक वाटरशेड मूवमेंट, एक ग्राउंड ब्रेकिंग ऑर्डर आया है दिल्ली हाईकोर्ट का, जो ये कहता है कि 5 जनवरी तक पीएम अभीम का एमओयू आम आदमी पार्टी की सरकार को साइन करना ही होगा केंद्र सरकार के साथ। क्या बात है। केंद्र सरकार ने 2406.77 करोड़ रुपया रखा हुआ है मार्च से, अच्छा। ताकि आकर आम आदमी पार्टी की सरकार एमओयू साइन करे और पीएम अभीम यहाँ पर योजना लागू हो। जैसे ही वो एमओयू साइन करते हैं, आप जानते हैं 1139 अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर्स दिल्ली में बनेंगे। क्या बात है, क्या बात। यहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट्स बनेंगे जिसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी संख्या में बनेंगे, इतनी बड़ी संख्या में बनेंगे। और ये जो क्रिटिकल केयर हेल्थ यूनिट्स में बोल रही हूँ, ये तो जिला लेवल पर बनेंगे, 950 बेड कैपेसिटी की। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैं मानता हूँ कि ये जो दोगलापन है उनका, मतलब कहना एक करना दूसरा, लोगों को गुमराह करना, इसका एक बहुत मतलब चुभने लायक उदाहरण ये है कि जिस पद्धति से ये तो महिलाओं के बारे में ऊंची ऊंची बातें तो करते रहे हैं, मगर जिस पद्धति से आतिशी जी को उन्होंने टेम्पररी चीफ मिनिस्टर कहा, मुझे लगता है कि हर किसी दिल्ली वासी बहन को ज़रूर ये खला होगा कि इस तरीके से थोड़ा ही ना करा जाता है। मतलब आपको कैसे लगा जब आपने ये सुना हो? मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए, आतिशी जी अपने आप में बहुत शिक्षित, बहुत योग्य व्यक्तित्व की धनी हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो केजरीवाल जी ने बोला, इसने महिला सशक्तिकरण की पूरी मूवमेंट को 100 साल पीछे धकेल बिल्कुल दिया। सही बात है। इसमें महिलाओं को लेके मैं 3 एस्पेक्ट्स ज़रूर बोलना चाहूँगी। सबसे पहले केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री का अनादर करते हैं, इस तरह उनको टेम्पररी बोलते हैं, तो वो केवल मुख्यमंत्री का ही अनादर नहीं करते, वो देश के संविधान का भी अनादर करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी का भी अनादर करते हैं जिन्होंने उन्हें अपॉइंट करा, और माननीय उपराज्यपाल जी का भी अनादर करते हैं जिन्होंने सीएम को शपथ दिलाई। आप संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस का इस तरह अनादर नहीं कर सकते। केजरीवाल जी के पास अभी कोई अधिकार नहीं है, वो एक विधायक जरूर हैं, लेकिन उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री को टेम्पररी मुख्यमंत्री बोले। और ये दिल्ली के साथ मजाक है, दिल्ली और देश के लोकतंत्र की हत्या है। महिलाओं को लेकर मैं दूसरी बात बोलना चाहूंगी। केजरीवाल जी घर पर मौजूद थे शायद जब उन्हीं के सचिव ने उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा की सांसद के साथ अभद्रता करी, मारपीट करी। स्वाति मालीवाल जी, और वो रजस्वला थी उस वक्त। वो कहती रही अभियुक्त को कि मेरे पेट पे मत मारिए, मैं रजस्वला हूं, लेकिन वो अभियुक्त नहीं रुका। केजरीवाल जी ने क्या किया, उसी अभियुक्त को संरक्षित करा और बाद में उसको पंजाब का मुख्य सलाहकार बना दिया। क्या बात है, यहाँ से वहाँ भेज दिया। मैं वही तो कह रही हूँ, महिला सम्मान क्या केवल एक चुनावी जुमला है? जी। और तीसरी बात जो मैं कह रही थी, चुनावी जुमले तो हम सुनते आए हैं, चुनावी छलावे हम पहली बार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इसकी घोषणा केजरीवाल जी करते हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री नहीं है। दूसरी बात आप ये देख लीजिएगा, सीएम आतिशी जी ने यही योजना की घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में करी थी और कहा था कि अक्टूबर तक पैसे आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन भी हो गई। ये तो दूसरी बार उसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, 1 रुपया नहीं आया। 2021-2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सेम योजना वहां पर पंजाब की बहनों के लिए घोषित करी थी। 1 रुपया आज तक नहीं आया है विनय जी। दोबारा आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स ने ही नोटिफिकेशन निकाली है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। और ये इस ठंड में बहनों से जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहूंगी, अरे पंजाब की उन बहनों को तो पैसा दे दो। पर आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहती, भाई अभी तो कोई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, सरकार इनकी है, चाहे संजीवनी योजना हो, चाहे वो पुजारी सम्मान योजना हो, उन्होंने लाया ग्रंथियों की सम्मान योजना हो, या फिर मुख्यमंत्री सम्मान योजना, महिलाओं के सम्मान की योजना है, इसको लागू क्यों नहीं करते? सही बात है।
क्या चीज है जो अवरोध डाल रही है, क्यों रुके हैं? अगर आपकी नीयत है तो काम करिए ना। एक तरफ तो दिल्ली के बजट को लाके 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में लाके खड़ा कर दिया है। दिल्ली इज अंडर अक्यूट फाइनेंशियल क्रंच, और दूसरी तरफ 1 दशक सत्ता भोग कर भी आप केवल घोषणाएं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। योजनाएं लागू करिए ना। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने जनता के लिए लागू कर रखी हैं, चाहे वो पीएम अभीम हो, पीएम आवास योजना हो, पीएम जे आयुष्मान भारत योजना हो, उससे आप दिल्ली को वंचित रख रहे हैं। नहीं, ये सारा सुनकर बड़ी हैरानी होती है बांसुरी जी कि मतलब एक और तो ढेर सारे आश्वासन देना, तनिक उस पर अमल की कोई चिंता नहीं, भ्रष्टाचार के नए नए प्रकरण रचते जाना, एक दृष्टि से जनता के साथ छलावा, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। मुझे बताइए, आप एक सांसद है दिल्ली की और युवा सांसद है, नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आपका भी कभी पर्सनल कांटेक्ट आया होगा, कभी इंटरेक्शन हुई होगी। ये व्यक्ति क्या है, मतलब समझ में नहीं आता, ये इतने मतलब इस पद्धति की एक विचित्र राजनीति करने वाला ये व्यक्ति कैसे लगते हैं आपको? आपका कोई पर्सनल इंटरेक्शन, कोई अनुभव? मेरा पर्सनल इंटरेक्शन इनसे कुछ नहीं? नहीं रहा है। मैं 2 ही बार मिली हूँ, एक बार अपनी माँ के फ्यूनरल पर और एक बार अभी किसी और व्यक्ति की क्रिया पे मिली हूँ। मगर कोई उन्होंने बतौर सांसद आपके साथ कुछ चर्चा की, आपके मेरा साथ कुछ उनसे मिलना संपर्क करने कभी की कोशिश की? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। जबकि वो जिस विधानसभा से विधायक है वो आपके मेरे ही क्षेत्र में है, संसदीय क्षेत्र सही में बात है। है, लेकिन मेरा उनसे पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कभी हुआ तो जितने सवाल आपके माध्यम से पूछे वो डायरेक्टली उनसे जरूर पूछना बिल्कुल, चाहूंगी। क्योंकि जनता ने भी आपको उसी के लिए चुना है कि उनके मन में जो सवाल है वो आप मुख्यमंत्री महोदय को जरूर पूछे। मैं मानता हूं कि ढेर सारे सवालों की चर्चा हमें करना आवश्यक है, मगर आज की तारीख में मैं मानता हूं कि जो वोटरों के मन में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, क्योंकि समाचार पत्रों में क्या होता है, सुर्खियां तो आती रहती है, और इन्होंने तो ये भी सुनिश्चित कर लिया है कि हर दिन समाचार पत्र में 4-5 हेडलाइंस इनकी लगभग 4-4 कॉलम की आएगी। सारी बातें एक दृष्टि से जिसको हम विज्ञापन जैसा कहेंगे ऐसी आएगी, मगर ये जो बुनियादी बिंदु है लोगों के मन में कि ये क्या की रिपोर्ट क्यों नहीं रखते, ये घोटाला किस पद्धति से हुआ, ये सारे सवाल लोगों के मन में जो थे, जो मैंने एक दृष्टि से उनका प्रतिनिधि बनकर आपके सम्मुख रखे, जिसके कारण आज एक वोटर एजुकेशन हो पाया, जो बड़ी अच्छी बात है। मैं मानता हूँ कि सुषमा जी की एक अच्छी विरासत आपको प्राप्त है और उसके ऊपर आपने अपने कार्य से एक अपना स्थान भी निर्माण किया है, एक छाप छोड़ी है, और आगे चलकर दिल्ली का भविष्य कैसे बने इसमें भी एक भूमिका आप निभा रही हैं। आज इस चर्चा के अंत में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हमारा ये जो पॉडकास्ट है वोटर एजुकेशन का एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि अपनी दिल्ली अपनी बात ये अपने लोगों में चर्चा होकर अपने नेताओं तक पहुंचनी चाहिए, और उस दृष्टि से हमारा दूसरा उसको जोड़कर कहना है कि अपनी समझ, अपनी सोच, अपना विचार, अपना वोट। मैं मानता हूं कि अपना वोट किस दिशा में हमें डालना है, इसका एक यथायोग्य मार्गदर्शन आपके माध्यम से हमें मिला है, और हमारा वोटर वर्ग निश्चित रूप में इस मार्गदर्शन के आलोक में एक सुयोग्य निर्णय कर पाएगा। आपने अपना कीमती समय देकर इसमें सहभागी होने के लिए मंजूरी दी, बहुत अच्छी बातें कही। क्वाइट ए वोटर एजुकेशन आई वुड से। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।